नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हैं, आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम जितने भी मानव तंत्र थे उनमें लगभग सब तंत्र पढ़ लिए हैं और एक आखिरी तंत्र बचता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है और समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज शुरू करते हैं हम मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क के बारे में स्टार्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क जो है ये हमारे तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु, ये सारे पार्ट्स किसके होते हैं? तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो आज हम दो तंत्रों को एक साथ लेकर पढ़ेंगे। पहला तंत्र हम लेंगे अंतःस्रावी तंत्र और दूसरा तंत्र ले रहे हम तंत्रिका तंत्र। पहले तंत्र की बात करते हैं तो वो है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है। हम सबको पता है शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से वो होती है कोशिका। वो शरीर की इकाई होती है। लेकिन यहाँ पर बात करें हम तंत्रिका तंत्र की, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। अब ये तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए जिनमें एक पादप कोशिका का चित्र भी है, ठीक है। तो पादप कोशिका का चित्र बनाया था, उसी प्रकार तंत्रिका तंत्र का चित्र भी आप एक बार देख लीजिए नजर से, आपको पता चल जाएगा कि किस बारे में पढ़ रहे हैं। ये है तंत्रिका कोशिका। अब इसी तंत्रिका कोशिका की प्रमुख विशेषता, ये क्या कार्य करती है, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसका प्रमुख काम क्या होता है, क्या कार्य करती है ये। तो तंत्रिका तंत्र में इसका प्रमुख काम होता है संकेत भेजना। आपके शरीर का कोई भी भाग ले लो, उस भाग के अंदर मस्तिष्क से यानी हमारे ब्रेन से जो संकेत आते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में जाते हैं। उनको ले जाने और लाने का कार्य जो है वो किसी भी प्रकार की अस्थियों या रक्त या त्वचा, इन चीजों से या इन अंगों से नहीं किया जाता है। तो ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ये कार्य किया जाता है तंत्रिका कोशिका द्वारा। मस्तिष्क से जो संकेत आएंगे उनको लेके आना और मस्तिष्क से शरीर के अंगों से संकेत को वापस मस्तिष्क तक भेजना। जैसे मान के चलिए कि कोई भी नुकीली चीज है, जैसे कोई भी अपन किसी चीज को स्पर्श करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि ये पेंसिल मैं हाथ में चुभा रहा हूँ, तो मुझे ये पेंसिल महसूस हो रही है। ये महसूस क्यों हो रही है? कि यहाँ पर कोई ना कोई छोटी सी बहुत सारी तंत्रिकाओं का एक जाल है और उन तंत्रिकाओं की जाल की वजह से ये संकेत एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका ऐसे होते हुए कहाँ पहुंच रहा है? मस्तिष्क तक पहुंच रहा है। इस वजह से ये हमें महसूस होता है। तो ये संकेत ले जाने का काम कौन कर रही है? ये काम कर रही है तंत्रिका कोशिका। अब यदि मेरे हाथ पे पेंसिल को जोर से दबा दिया जाए तो मस्तिष्क से वापस संकेत आएगा कि भाई हाथ को हटा लो, ये हमारे लिए खतरा है। तो मस्तिष्क वापस जब संकेत भेजता है वो भी इन्हीं तंत्रिकाओं को भेजता है। ये तंत्रिकाएं मांसपेशियों से चिपकी हुई रहती है। मांसपेशियां तुरंत उसको हाथ को खींचने के प्रेरित करती है और हम हाथ खींच लेते हैं। ये सब क्रिया विधियां, ये घटनाएं किसमें होती है? तंत्रिका कोशिका। इन घटनाओं का कारण होता है तंत्रिका कोशिका। तो तंत्रिका कोशिका का प्रमुख काम क्या होता है? संकेत भेजना। अब ये क्या करती है? देखो, ये मस्तिष्क और शरीर यानी हमारे शरीर का प्रत्येक अंग और मस्तिष्क, इन दोनों के मध्य संकेतों का आवागमन चलता रहता है। हमें प्रत्येक चीज महसूस होती है। हम चलते हैं तो हवा महसूस होती है, हमें कोई स्पर्श करता है तो हमें टच महसूस होता है, हम पानी में हाथ डालते हैं पानी महसूस होता है, आग पे हाथ रखते हैं तो आग महसूस होती है। प्रत्येक चीज को शरीर से मस्तिष्क तक भेजने का काम कौन करती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या करती है? एक उद्दीपक का मतलब होता है संकेत। एक उद्दीपक को कहाँ भेजती है? मस्तिष्क में भेजती है और मस्तिष्क उस उद्दीपक को पहचानता है किस तरह का है, ये शरीर के लिए नुकसानदायक है या सही है, उसके हिसाब से वापस क्या भेजता है? प्रतिक्रियाएं देता है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले तंत्रिका कोशिका की विशेषता के बारे में। तो तंत्रिका कोशिका जो है इसको मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका कोशिका काय, दूसरा भाग होता है द्रुमाक्षीय, तीसरा भाग होता है तंत्रिकाक्ष। सबसे पहले बात करते हैं कि कोशिका काय क्या होता है। कोशिका काय को साइटोन भी कहा जाता है। देखिए चित्र में, देखिए कोशिका काय का ये वाला जो भाग आप देख रहे हो, ये वाला जहां मैं पेंसिल घुमा रहा हूं, ये बीच वाला भाग जो है इसको कहा जाता है कोशिका काय। इसको साइटोन भी कहा जाता है। अब इसका काम क्या होता है? पहले तो देखते हैं इसके अंदर है क्या क्या। इसके अंदर पाई जाती है एक तो केंद्रक और एक पाई जाती है कोशिकांग। आपने कोशिका का चित्र देखा होगा, उसके अंदर केंद्र पाया जाता है और केंद्र के अलावा कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग का अर्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तारक केंद्र, लाइसोसोम, राइबोसोम,
है ना, ये लवक, ये सारी चीजें होती है कोशिका के अंग। तो यहाँ केंद्रक में क्या पाया जाता है, या बीच वाले भाग में कोशिका काय में क्या क्या पाया जाता है, एक केंद्रक पाया जाता है और कोशिकांग पाए जाते हैं। इसके अलावा पाए जाते हैं छोटे छोटे कण। इन कणों को कहा जाता है निसेल ग्रेन्यूल्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि ऐसे शब्द हमने सुने ही नहीं कभी, निसेल ग्रेन्यूल। तो प्रश्न आ जाता है कि निसेल ग्रेन्यूल निम्न में से किसमें पाए जाते हैं। तो आपको जब ऑप्शन में दे दे कोशिका, तंत्रिका कोशिका या अन्य प्रकार की कोशिका, या कोशिका कोई भाग भी दे दे, आपको ध्यान रखना है कोशिका काय में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं ध्रुमाक्षय। ध्रुमाक्षय क्या होता है, देखो ध्रुमाक्षय ये बना हुआ है यहाँ पे, ध्रुमाक्षय ये देखो धागेनुमा जो संरचना बनी हुई ना ऐसी, ये है ना पेड़ की शाखाओं की तरह, इनको कहा जाता है ध्रुमाक्षय। ये हमारी त्वचा में पूरी फैली रहती है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा संकेत, जैसे में पेंसिल हम चुभाते हैं हाथ पे तो ये संकेत यहाँ लगता है, और यहाँ संकेत लगने के कारण वो संकेत मस्तिष्क में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, ध्रुमाक्षय में छोटे छोटे तंतु होते हैं, देखिए ये तंतु हैं, छोटे छोटे तंतु हैं, और उद्दीपनों को प्राप्त करना इसका प्रमुख कार्य होता है। उद्दीपन का मतलब होता है संकेत। जैसे ही हम पेन चुभाते हैं, पेन से चुभाते हैं, ये जो संकेत मिला, ये संकेत किसने महसूस किया, ये संकेत ध्रुमाक्षी ने महसूस किया, और ध्रुमाक्षी से ये संकेत आगे चला जाता है। अभी बताएंगे ये काम कैसे करता है, ठीक है। आगे लेते हैं तीसरा भाग, इसका वो है तंत्रिकाक्ष। नाम से ही पता चल रहा है, संधि विच्छेद करें इसका तो तंत्रिका प्लस अक्ष, यानी तंत्रिका को आधार देने वाला, ये रहा डायग्राम में तंत्रिकाक्ष, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है इसको कहा जाता है तंत्रिकाक्ष। तो ये तंत्रिका कैसा भाग दिखाई दे रहा है आपको, बेलनाकार है, बिल्कुल बेलनाकार है। तो तंत्रिकाक्ष कैसा भाग है, बेलनाकार प्रवर्ध है। और तंत्रिका का अंतिम भाग देखो धागेनुमा संरचना में मुड़ा हुआ है कि नहीं है, ये देखिए धागेनुमा संरचना। तो ये आगे जाकर धागेनुमा शाखाओं का निर्माण करता है। और इसके जो अंतिम छोर है ना, यहाँ देखो छोटी छोटी बिंदियां बना रखी मैंने अंतिम छोर पर। तो इसके अंतिम छोर पर पाई जाती है अवग्रथनी घुंडी। अवग्रथनी घुंडी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिनेप्टिक नॉब। इन भागों को कहा जाता है सिनेप्टिक नॉब। यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि सिनेप्टिक नॉब निम्न में से किसमें उपस्थित होती है। आपको ध्यान रखना है तंत्रिका कोशिका में होते हैं। अब जो ये सिनेप्टिक नॉब है, इन नॉब के अंदर पाया जाता है एक द्रव पदार्थ, और उस द्रव पदार्थ को कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। उस पदार्थ का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर नाम है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, जरा ध्यान से समझना। मैं जब यहाँ पेन चुबाता हूँ, यहाँ पेन चुबाया मैंने, तो ये संकेत आगे जाते हैं। मान के चलिए पेन चुबाने की जो घटना है वो यहाँ महसूस हुई मुझे, यहाँ महसूस होते ये संकेत कहाँ जाएगा, पहले कोशिका काय में आएगा, कोशिका काय से कहाँ जाएगा, तंत्रिकाक्ष पर आएगा। लेकिन इतनी सी दूरी तय करने में ये जो संकेत की ऊर्जा थी, जो ये ताकत थी, वो ताकत कमजोर हो जाती है। अब मुझे बताओ ये ताकत जब कमजोर हो जाएगी तो संकेत मस्तिष्क तक कैसे पहुंचेगा। तो यहाँ पर जहाँ सिनेप्टिक नॉब है, यहाँ पर ये पदार्थ होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, इन संकेतों को और ऊर्जा देता है, थोड़ी सी और ऊर्जा दे देता है, और इन्हीं ऊर्जा की वजह से ये संकेत अगली कोशिका में चले जाते हैं। फिर आगे से आगे कोशिकाओं में जाता हुआ कहाँ पहुंच जाते हैं, मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं। तो सिनेप्टिक नोब के अंदर पाया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम होता है, अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। आगे बात करते हैं, ये हमारी तंत्रिका कोशिका कंप्लीट हो गई। इसकी संरचना के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके कार्य के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं इसकी कार्य विधि। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो किस प्रकार कार्य करती है और इसका कार्य कैसे होता है। देखिए कार्य विधि में शरीर के विभिन्न भागों का मस्तिष्क से संबंध, शरीर के विभिन्न जो अंग होते हैं या भाग होते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों का मस्तिष्क से संबंध। तंत्रिका कोशिका एक ऐसी संरचना होती है जो शरीर का कोई सा भी भाग हो उसका संबंध किसे जोड़ती है, मस्तिष्क से जोड़ देती है। चाहे मैं अंगुलियों की बात करूं, चाहे मेरी त्वचा की बात करूं, किसी भी अंग की, चाहे रों तक खींच के देख लीजिए, प्रत्येक अंग का संबंध किससे कराती है, मस्तिष्क से कराती है। अब ये मस्तिष्क से संकेत कैसे कराती है, संबंध कैसे जोड़ती है, तो देखो एक चीज पाई जाती है विद्युत रासायनिक आवेग। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, विद्युत रासायनिक आवेग। हमारी कोशिका, तंत्रिका कोशिका के अंदर एक ऐसा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जो कि हल्की सी विद्युत उत्पन्न करता है। विद्युत का मतलब करंट उत्पन्न करता है, और उसी विद्युत, जब वो विद्युत गमन करता है, गति करता है, तो उसको कहते हैं आवेग। तो रासायनिक क्रिया द्वारा क्या बनती है, विद्युत बनती है, और विद्युत गति करते हैं क्या बन जाती है, आवेग। तो विद्युत रासायनिक आवेग द्वारा संकेत मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और ब्रेन से वापस शरीर तक आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, विद्युत रासायनिक आवेग द्वारा संकेतों का संचारण होता है। तो विद्युत रासायनिक आवेग द्वारा उद्दीपन,
उद्दीपन जो होते हैं वो, जैसे उद्दीपन कौन कौन से होंगे, जैसे आवाज है, रोशनी है, स्पर्श है। जैसे किसी ने स्पर्श किया तो स्पर्श करते ही वो संकेत, वो उद्दीपन बन गया। और वो उद्दीपन कहाँ से जाएगा, को संवेदी अंगों, अंगों का मतलब जैसे हाथ, पैर, मुंह, त्वचा, आंख, नाक, कान आदि से मस्तिष्क तक पहुंच जाती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, उद्दीपनों को मस्तिष्क तक पहुंचाना। लेकिन किसके द्वारा, विद्युत रासायनिक आवेग द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। न्यूरोट्रांसमीटर के से संकेतों को शक्तिशाली बनाना। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर पर संकेत पहुंचेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, और कमजोर संकेतों को वापस मजबूत और ताकतवर शक्तिशाली बनाने का कार्य कौन कर देगा, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर क्या होगा, प्राप्त संकेत के अनुसार मस्तिष्क की प्रक्रिया होती है। जैसे ये संकेत मस्तिष्क में पहुंचेगा, मस्तिष्क ये समझेगा इस चीज को, इसका विश्लेषण करेगा कि ये हमारे नुकसान के लिए है या फायदे के लिए, उसके अकॉर्डिंग वापस क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, जैसे पेन चुबाएंगे तो दर्द होगा, दर्द की वजह से मस्तिष्क तुरंत मैसेज भेजेगा कि वही हाथ को हटाना है वहां से, तो हम प्रतिक्रिया करते हैं। ये हो गई कंप्लीट कार्यविधि किसकी, तंत्रिका कोशिका की। यानी शरीर से मस्तिष्क में ले जाने का काम तो होता है संवेदी कोशिका का, संवेदी तंत्रिका कोशिका, और मस्तिष्क से वापस लाने का काम होता है प्रेरक, चालक कह दीजिए, या प्रेरक तंत्रिका कोशिका। प्रेरक तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क से वापस शरीर में संकेतों को लाने का कार्य करती है, और संवेदी जो कोशिका होती है वो शरीर से मस्तिष्क तक भेजने का कार्य करती है। आइए अब बात करते हैं हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका डायग्राम हमने सबसे पहले शुरुआत में देखा है, वो था हमारा मस्तिष्क का डायग्राम। तो मस्तिष्क का डायग्राम किससे जुड़ा हुआ है, तंत्रिका तंत्र से। अब तंत्रिका कोशिका पढ़ ली हमने, अब पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। तो हमारा जो सेंट्रल भाग है, तंत्रिका तंत्र है, वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे इंडिया एक जो है वो अपना एक शरीर है। इंडिया के ऊपर सरकार जो चलाती है, दो प्रकार की सरकार होती है, एक तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र है। यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जो बनते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र में, और जो प्रधानमंत्री बनते हैं केंद्रीय। आपको पता है इनके डिसीजन जो होते हैं फाइनल होते हैं, ये डिसीजन लेंगे वो पूरे देश में लागू होंगे। अब इसके अंदर दो चीजें आती है, एक मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। यानी कैसे कह दीजिए, ये संसद है तो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, बहुत ही ताकतवर चीजें हैं। यहीं पर सारे मुद्दों का, सभी क्रियाओं का यहीं पर निर्णय होता है, और यहीं से कानून बनता है। तो केंद्रीय का तंत्र जो है वो तो है बहुत ही इंपॉर्टेंट। परिधीय तंत्रिका तंत्र है जो इनके साथ चलते हैं, इनके निर्देश के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में दो चीजें आती है, एक कायिक तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आइए अब बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में। चलिए, मैंने पेज पलट दिया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम पढ़ रहे हैं, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार के अंग कार्य करते हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु, और तीसरा तंत्रिका कोशिका। यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाएं, तीन अंग मुख्य रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कार्य करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क जो है ये मनुष्य का सर्वाधिक जटिल अंग है। इस अंग को समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जटिल अंग होता है। आज जितने भी रिसर्च चल रहे हैं सब मस्तिष्क पे चल रहे हैं। कैसे व्यक्ति सोचता है, किस प्रकार ये सारी धड़कने को, प्रत्येक चीज को, शरीर को कैसे नियंत्रित कर लेता है। और इसका जो वजन होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है। ठीक है, अब इस मस्तिष्क का काम क्या होता है? मस्तिष्क का काम होता है पूरे शरीर का नियंत्रण, यानी कि तापमान, व्यवहार, रक्त परिसंचरण, श्वसन, देखना, बोलना, सुनना, प्रत्येक क्रिया जो हम दैनिक लाइफ में करते हैं सब किससे नियंत्रित होती है? मस्तिष्क से नियंत्रित होती है। अब मस्तिष्क जो है वो मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। दोस्तों ये भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करके सुव्यवस्थित नोट्स बनाए हैं। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी कॉपी में नोट्स को उतारें और अच्छे से याद करें, और इन फ्यूचर आपके एग्जाम अभी भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी आने वाले, उन एग्जाम की एक बहुत अच्छी तैयारी आप करें। तो सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की, फिर मध्य मस्तिष्क और फिर पश्च मस्तिष्क। सबसे पहले बात करेंगे अग्र मस्तिष्क की। अग्र मस्तिष्क की बात करने से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारे मस्तिष्क का डायग्राम है। अब इस मस्तिष्क में हमें ये भाग ढूंढने हैं। अग्र मस्तिष्क, ये देखिए, ये यहाँ जो ऊपर वाला भाग है ये पूरा अग्र मस्तिष्क है। क्यों? क्योंकि ये आगे का भाग है, इसलिए इसको नाम रखा है अग्र मस्तिष्क। ये जो आप जितने भी न्यूरॉन्स वगैरह देख रहे हो, ये आंतों की तरह जो संरचना दिख रही है, इनको पूरे को कहा जाता है अग्र मस्तिष्क। फिर आता है मध्य मस्तिष्क। ये देखिए, ये जो भाग होता है ये होता है मध्य मस्तिष्क। ठीक है, और फिर होता है पश्च मस्तिष्क। ये रहा पश्च मस्तिष्क, जिसको
अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है ना, ये छोटा सा भाग होता है पश्च मस्तिष्क। अब एक एक भाग के बारे में वर्णन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क। डायग्राम में साइड में रख लेता हूं ताकि आपको साथ में समझाता रहूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो ये प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से बनता है। तो डायग्राम में कहाँ है भाई, देखते हैं। चलो, ये होता है प्रमस्तिष्क, ये आगे का भाग जो है ये पूरा होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बाद में थैलेमस। देखो, जो थैलेमस चेतना जागृत होती है, अर्थात हम कहें कि जो इस मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है वो होता है ज्ञान, चेतना, विचार करना। अब अगली बात करते हैं मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का जो बाहरी भाग होता है वो धूसर द्रव्य का बना होता है, और जो आंतरिक भाग होता है वो श्वेत द्रव्य का बना होता है। धूसर रंग का अर्थ हुआ कि यहाँ पर बहुत सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स का रंग होता है भूरा। भूरे रंग को कहा जाता है धूसर द्रव्य। तो धूसर द्रव्य बाहर का भाग, आंतरिक भाग श्वेत द्रव्य होता है। मस्तिष्क दो गोलार्धों में विभाजित होता है, और दोनों गोलार्धों में जो बीच की पट्टी होती है, जो जुड़ी हुई, उस पट्टी का नाम है कॉर्पस कैलोसम। तो मस्तिष्क, जो अग्र मस्तिष्क, दो गोलार्धों में विभाजित होता है। ऊपर से देखते हैं ना मस्तिष्क को, तो दो गोलार्ध होते हैं ऐसे, और दो गोलार्ध जो जिस संरचना द्वारा जुड़े होते हैं उसको कहा जाता है कॉर्पस कैलोसम। अब अगली बात करते हैं थैलेमस। जो थैलेमस भाग था मस्तिष्क का, मैंने बताया, उस थैलेमस का क्या काम होता है। इसका काम होता है संवेदी प्रेरक संकेत, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों से संकेतों को लाना और मस्तिष्क से संकेतों को वापस शरीर के अंगों में भेजना। इसको कहते हैं संवेदी और प्रेरक संकेत। फिर आता है हाइपोथैलेमस। ये रहा हाइपोथैलेमस भाग, जो इसके आधार भाग में होता है। थैलेमस के आधार भाग में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम होता है भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान और भाव उत्पन्न होना। भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ताप नियंत्रित होना शरीर का, थकान, भाव, सुख, दुख, रोना, ये सारे भाव भी किससे पैदा होते हैं, हाइपोथैलेमस। ये होता है कंप्लीटली अग्र मस्तिष्क के बारे में। आगे लौटते हैं हम। दूसरा हम भाग ले रहे हैं अपने मस्तिष्क का, वो है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क चित्र में आप देख पा रहे हो, ये वाला मस्तिष्क, ये वाला जो पार्ट बचा है पीछे, ये होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों में विभाजित होता है, यानी मध्य मस्तिष्क में इस प्रकार के 4 पिंड होते हैं, 1, 2 ऊपर और 2 वापस नीचे। अब जो ऊपर के जो 2 पिंड होते हैं वो तो दृष्टि क्षेत्र के लिए होते हैं, यानी देखने का कार्य करते हैं। 4 पिंडों में विभाजित होता है। प्रत्येक पिंड को नाम दिया गया है कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, कोर्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ऊपर के 2 पिंड वो दृष्टि क्षेत्र के लिए काम आते हैं, और निचले के 2 पिंड है वो श्रवण यानी सुनने के लिए कार्य करते हैं। आगे बात करते हैं मस्तिष्क का अंतिम भाग, और वो है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का मस्तिष्क, जो पीछे भाग बचा हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये रहा पश्च मस्तिष्क। ये वाला भाग जो है ये पश्च मस्तिष्क, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है ये किस किस से बना हुआ है, ये देखो, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश। इसको पोन्स पढ़ते हैं, यहाँ सही नहीं दिख रहा है, यहाँ देख लीजिए पोन्स, ठीक है। तो चित्र में कहाँ है पोन्स, देखो ये वाला भाग, ये भाग होता है पोन्स, ये होता है आपके अनुमस्तिष्क, ठीक है। पोन्स, अनुमस्तिष्क और मध्यांश, 3 भाग इसके अंदर। मेडुला ये रहा, मध्यांश, इसको मध्यांश पढ़ते हैं, मध्यांश, मेडुला। तो 1, 2, 3 ये वाला जो भाग होता है पूरा, ये आता है अनुमस्तिष्क के अंदर, पश्च मस्तिष्क के अंदर। तो पश्च मस्तिष्क 3 मस्तिष्क से मिलकर बना है, मेडुला यानी मध्यांश, पोन्स और अनुमस्तिष्क। अब बात करते हैं इनकी विशेषता की। ये ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है। ऐच्छिक पेशियों का मतलब हुआ, अनुमस्तिष्क की बात हो रही है, अनुमस्तिष्क ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण करता है, यानी ऐसी मांसपेशियां जो हमारे मस्तिष्क से नियंत्रित होती है, जिसको हम अपने चाहे जिस हिसाब से अपन चाहे उनको नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ मुझे हाथ हिलाना है, अंगुलियां हिलानी है, पैर हिलाना है, तो ये ऐच्छिक पेशियां हुई। लेकिन मैं चाहूं कि हृदय की धड़कन रोक दूं, नहीं रुक सकती। मैं चाहूं कि श्वसन गति को बंद कर दूं, कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, नहीं कर सकता। तो वो होती है अनैच्छिक। जिनको हम नियंत्रित नहीं कर सकते वो होती है अनैच्छिक, जिनको हम नियंत्रित कर सकते हैं वो होती है ऐच्छिक। तो ऐच्छिक पेशियों का नियंत्रण भी कहाँ होता है, अनुमस्तिष्क में होता है। पोन्स क्या करता है, पोन्स का काम होता है, देखो सब मस्तिष्क को जोड़े रखता है। देखो इधर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, चारों ओर से, यानी ये मस्तिष्क के भागों को जोड़ने का कार्य करता है। और लास्ट आता है मध्यांश। जो मध्यांश होता है, मेडुला, ये वाला भाग, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये अनैच्छिक क्रिया नियंत्रण का कार्य करता है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उन क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, मध्यांश करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बनती है यहाँ पे कि हमारे शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन दे दे तो 100% बच्चा जो है कंफ्यूज होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका नियंत्रण करने वाला जो है वो है मध्यांश यानी मेडुला। क्या नियंत्रित करता है ये, देखो क्रिया नियंत्रण, धड़कन यानी हमारे शरीर की धड़कन है उनको तेज करना, कम करना, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन इसको नियंत्रित कौन करता है, इसको करता है मध्यांश। और रक्त दाब, हमारा ब्लड प्रेशर, उसको नियंत्रित करता है पाचक रस,
भोजन में कितने पाचक रस निकलने चाहिए, कम निकलना है, ज्यादा निकलना, ये सब ये नियंत्रित करता है, हमारे बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर पश्च मस्तिष्क जो है उसका काम होता है अनिच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। चलिए दोस्तों, मस्तिष्क का पार्ट जो है वो मैंने आज आपको फिनिश कर दिया है, कंप्लीटली पढ़ा दिया है। तंत्रिका कोशिका मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे एक तो मेरुरज्जु के बारे में, वो दूसरा लेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इनके अच्छे से नोट्स बनाइए, इनको याद कीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत शानदार काम है ये। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।